चैप्टर नंबर 13 है अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम इसके अलावा इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोल सकते हैं। इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्जेस को रेस्ट पर डिस्कस किया था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी ब्रांच होगी? दैट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस इन मोशन। ये ऐसे चार्जेस को डिस्कस कर रही है जो मोशन में होंगे। इसके कुछ बेसिक क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। याद रखिएगा, अगर हम एंटीटेस्ट के एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करना चाहें तो यहां पर हमारे पास एमडी कैट के पेपर्स के अंदर डेफिनेशन बी इवन के एमसीक्यूज में पूछी गई हैं। दैट्स डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, उनके यूनिट्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। देखिए, हमारे पास सबसे पहली क्वांटिटी है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। आप सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी होती है? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। करंट का बेसिक इक्वेशन क्या होगा? I इज इक्वल टू द डेल क्यू बाय डेल टी। अगर हम यहां पर इसके यूनिट्स की बात करें, देखें हमारे पास चार्जेस के यूनिट्स क्या हो गए? कूलम। टाइम का यूनिट क्या निकलेगा? सेकेंड। और ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? एम्पेयर के। तो डेट्स करंट के यूनिट्स हमारे पास है एम्पेयर एंड डेट इज कूलम पर सेकेंड। एक बात और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हम करंट की डायरेक्शंस को जरूर डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये फ्लो ऑफ चार्जेस है और फ्लो ऑफ चार्जेस या तो हाई से लो पोटेंशियल की साइड पर होगा या लो से हाई पोटेंशियल की साइड पर होगा, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। बट कीप इन माइंड दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चैप्टर नंबर 2 में हम ये पढ़ा है कि वेक्टर्स होने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को होल्ड करना भी है। दैट्स व्हाई करंट जो है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को होल्ड नहीं करता। दैट्स व्हाई इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम इसे स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। एक बात और याद रखिएगा, करंट की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज द डीसी, जिसे आप डायरेक्ट करंट भी कहते हो, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। नंबर सेकंड इज एसी, इसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और ये हमारे पास ऑल्टरनेट कर रहा होता है अपनी डायरेक्शन को। आप सबको पता है डीसी के सोर्सेज क्या होते हैं? डीसी के सोर्सेज हैं या सेल और बैटरी। अगर हम सेल या बैटरी से करंट और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो डेट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन निकल रही है, हम इसे प्योर डीसी बोलते हैं। अगर हम डीसी जनरेटर का करंट और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये पल्सेटिंग डीसी की शक्ल में आएगा। दैट इज आल्सो सेड टू बी द डीसी। अभी भी हमने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चार्जेस को फ्लो करवाया, सिर्फ हमारे पास यहां पर पल्सेस बनना शुरू हो गई थी। जबकि एसी का सोर्स क्या होगा? एसी का सोर्स जनरेटर होता है और एसी जनरेटर में हम पढ़ा है करंट हर आधे टाइम पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या करता है? वो रिवर्स कर लेता है। इसके बाद हमारे पास चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं। हम देखना चाह रहे हैं किस मटेरियल्स में कौन से चार्ज कैरियर्स होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं। दैट्स याद रखिएगा, अगर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल की नेचर बता दी जाए तो हमें उनके चार्ज कैरियर्स का पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर्स होते हैं आयंस। कौन से आयंस? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अगर हम गैसेस या प्लाज्मा की बात करें तो इसमें चार्ज कैरियर्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 18 में आप अपने थ्योरी के लेक्चर्स में पढ़ाए थे कि यहां पर जो चार्ज कैरियर्स होंगे दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला बना, दैट इज I इज इक्वल टू द क्यू बाय टी। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास 1 into 10 raised की पावर 7 electrons pass through the conductor in 1 microsecond. करंट इन माइक्रोएम्पियर थ्रू इट। इस कंडक्टर में हमने करंट की वैल्यूज लेनी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें आंसर माइक्रो एम्पियर में देना है। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए। हमारे पास ये किसकी वैल्यूज है? ये टाइम की वैल्यूज है। आप सबको पता है फॉर्मूला क्या लगेगा? दैट इज I इज इक्वल टू द क्यू बाय टी। चार्ज नहीं दिया गया था, हमें इसकी फर्दर डेरिवेशन पर जाना होगा। दैट इज NE। चार्ज जो है वो NE के बराबर होता है और डिवाइड इसे किसे करेंगे? टाइम से। अब अगर मैं वैल्यूज लगा दूं, n की वैल्यूज गिवन है, दैट इज 10 रेज़ की पावर 7। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर -19 होता है। हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? 1 माइक्रो सेकेंड से।
1 इंटू 10⁻⁻⁶ से। अब देखिएगा हमारे पास आंसर क्या होगा, 1.6 डिवाइडेड बाय 1, तो कोफिशिएंट तो एज इट इज आ जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्सेस को सॉल्व करना है। ये -19 और ये +7, कितने बचे जी, 10⁻⁻12। ये -6 ऊपर जाकर +6 में कन्वर्ट हो गया, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। अब देखिएगा क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया, करंट किस में बताना है, माइक्रो एम्पियर में। तो आपको नजर आ रहा है ये आंसर किसके बराबर आएगा, 1.6 माइक्रो एम्पियर। दैट्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, दैट इज चार्ली। यहां पर आप देखिएगा एक ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻6। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करेंगे, इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। देखो हमारे पास आंसर माइक्रो एम्पियर में ही देना था, ये कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है, तो दैट्स व्हाई 1.6 माइक्रो एम्पियर है। 1.6 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर आंसर नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी 4 चार्जेस, हमारे पास 4 चार्जेस दिए गए हैं, ईच ऑफ वैल्यू Q, हर किसी की वैल्यूज भी मौजूद है, आर प्लेस्ड एट द एज ऑफ अ इंसुलेटिंग डिस्क एज शोन इन द फिगर। हमारे पास एक इंसुलेटिंग डिस्क है, उसके एजेस के ऊपर हमने 4 चार्जेस को माउंट कर दिया, हर किसी की वैल्यूज जो है वो Q है। आपने बताना है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये भी दी गई विच इज रोटेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी f, जो कि f फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है। हमें यह बताना है कि इसके एज के ऊपर करंट की वैल्यूज क्या होगी। ऑप्शन दी गई हैं 4Q इंटू टी, QF, ऑप्शन सी है F/4Q, ऑप्शन डेल्टा है 4QF। देखिए हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अ Q/T। अब टोटल चार्ज कितना है 4Q, किससे मल्टीप्लाई होगा 1/T से, और 1/T को अब सबको पता है, आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई टाइम की जगह पर यहां पर फ्रीक्वेंसी का फीचर भी आ सकता था, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गई डेल्टा। एक बात और याद रखिएगा, एमडी कैट के पेपर्स में आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशंस भी पेपर में अक्सर पूछ ली जाती हैं, और क्योंकि हमारा सबसे वीकेस्ट लिंक हमारी मेमोरी होती है, दैट्स अगर हम ऐसी चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। पेज नंबर 32 पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हेड एंड टेल ऑफ अ ईल कैन बी अप टू 600 वोल्ट। तो ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, आपने जस्ट इसे क्रैम करना है, मेमोराइज करना है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपने ये पॉइंट्स भी याद रखने होंगे। तो हमने कहा ईल के हेड एंड टेल के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो सकता है, दैट इज 600 वोल्ट। इसके बाद हमारे पास जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट हम दो तरह से लेते हैं, नंबर 1 इज कन्वेंशनल करंट, नंबर 2 इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, देखें अगर हम किसी भी कंडक्टर के क्रॉस बैटरी लगा दें तो आपको नजर आया ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, दैट से इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, जिसकी वजह से चार्जेस पर फोर्स लगेगी। और ये चार्जेस, अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करना चाह रहे हैं तो ये चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव होंगे। दिस मींस दैट ये चार्जेस जो हैं वो हमारे पास हाई पोटेंशियल से फ्लो करके लो पोटेंशियल पर आ जाएंगे। तो कन्वेंशनल करंट में 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। नंबर 1, कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस होता है, प्रोटॉन नहीं बोला मैंने, पॉजिटिव चार्जेस होता है। नंबर 2, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नंबर 3, कन्वेंशनल करंट हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा होता है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा वो ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस होगा, और खास तौर पर हम वर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बोलेंगे। अगर हम इसी तरह से करें कि कंडक्टर के क्रॉस बैटरी लगा दें, यहां पर ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया कंडक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करते हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से मूव करते हुए कहां पर आ गए, हाई पोटेंशियल पर। यहां पर भी 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा होता है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा वो लो से हाई पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट एक जनरल टर्म है, इसमें मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों फ्लो कर सकते हैं। कन्वेंशनल करंट क्या होगा, इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो डिस्कस करते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा, इसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्कस कर रहे होते हैं। करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर क्या होगा, देखिए अगर हम किसी मेटेलिक कंडक्टर को डिस्कस करते हैं तो आपको पता है किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहुत सारा नंबर होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई अब अगर हम इसका नेट कंट्रीब्यूशन लें तो यहां पर नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द करंट 0 निकलेगा। वजह, अभी हमने बोला जितने इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जा रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे थे, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। दैट्स व्हाई इसका नेट करंट क्या होगा, नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट क्या होगा, वो 0 होगा। हालांकि इसकी वैल्यूज जो है, इसकी जो वेलोसिटी होगी रैंडम मोशन में, हम बोलते हैं इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज को ये थर्मल वेलोसिटी होती है और थर्मल वेलोसिटी की जो वैल्यूज होगी वो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड होती है, सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड होगी। बहुत बड़ी वैल्यूज होने के बावजूद वेलोसिटी की इनका नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट नहीं निकलता। तो करंट कब होगा, जब भी आप इस कंडक्टर के क्रॉस एक बैटरी लगा देंगे, बैटरी की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज कैरियर पर फोर्स लगेगी। अब चार्ज कैरियर्स जो हैं वो रैंडम मोशन में नहीं रहेंगे, वो ड्रिफ्ट कर जाएंगे। एक्चुअली कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कस कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हुए और ये ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दैट्स व्हाई अब ये डायरेक्टेड मोशन की वजह से यहां पर करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करने की वजह क्या है, ड्रिफ्ट मोशन, हम इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इज I over NEA, where I is the current, N is the number of charge carriers, E is the charge on one carrier and A is the cross sectional area of the wire। अगर मैं I की वैल्यू ओहम लॉ से रिप्लेस कर दूं तो ये इसे V by R भी लिखा जा सकता है। तो पैरामीटर्स क्लियर हो गए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस होगी और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सिमिलरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन में है और रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होता है। इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ भी इनवर्स रिलेशन में होगी। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपने याद रखने एमसीक्यूज के लिए। आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर को बढ़ा दिया, व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उस फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर्स दे सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यूज होती है वो ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड में होती है, 10 रेज़ की पावर -3 मीटर पर सेकंड में होती है। एक इंपॉर्टेंट फीचर है यहां पर, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट भी कर रहे हैं, इनका ड्रिफ्ट मोशन भी निकलेगा, चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स भी लग रही है, लेकिन चार्ज पार्टिकल का एक्सेलेरेशन नहीं होता। ये याद रखिएगा अच्छी तरह से। क्यों नहीं होगा एक्सेलेरेशन, क्योंकि हमने जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसे प्रोवाइड की, ये इससे कोलिजन की शक्ल में इस एनर्जी को डिसिपेट कर देंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के लिए फ्री पाथ अवेलेबल नहीं है, वो कंडक्टर के में अंदर फ्री मूव नहीं कर रहे, उसके आगे एटॉमिक लैटिस आएंगे, तो दैट्स व्हाई ये कंटिन्यूअसली इनके साथ कोलाइड कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई ये अपना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इस कोलिजन की शक्ल में जाया कर देंगे। दैट्स व्हाई यहां पर नेट एक्सेलेरेशन किसके बराबर निकलेगा, दैट इज 0। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज ओहम्स लॉ। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान रिलेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान रिलेशन क्या होगा, हम कहते हैं द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। एक कंडीशन भी लगा रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। फिजिकल स्टेट का मतलब है टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज कर गया, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर चेंज कर गई, तो ओहम्स लॉ वैलिड नहीं रहता। तो डेट से अगर हम इस रिलेशन को फॉलो करें, हमने बोला कि जो V है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डेट से हमारे पास यहां पर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, मैथमेटिकल रिजल्ट बन जाएगा ओहम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR। आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, पोटेंशियल, करंट एंड रेजिस्टेंस। इनकी वेरिएशन से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, करंट की वैल्यूज दे दी जाए, रेजिस्टेंस की वैल्यूज दे दी जाए, आपसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कहा जाए, तो आप करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे क्वेश्चन हो सकता है
कि पोटेंशियल की वैल्यूज भी गिवन है और रेजिस्टेंस की वैल्यूज भी गिवन है, आपने करंट बताना है, तो ऑटोमेटिकली करंट अब किसके बराबर आ जाएगा, डेट इज V बाय R। तो आप इस एक्सप्रेशन से करंट की वैल्यूज ले सकते हैं। तो इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली, अगर कोई से दो पैरामीटर्स गिवन हो तो हम तीसरा अननोन पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, यहां पर ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V ओवर I की जो रेशियो होगी डेट इज R, और R यहां पर क्या है, डेट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ हम कह सकते हैं V ओवर I की रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही होगी। बट वही कंडीशन एप्लीकेबल है। कंडीशन क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। हमने क्या बोला, R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। R की वजह क्या है, अभी हमने पहले डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन तो बड़ी आसानी के साथ ड्रिफ्ट मोशन की वजह से टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल मूव करना चाहता था। आगे काम खराब उसका किसने कर दिया, एटॉमिक लैटिस ने, डेट से वो उसके साथ कोलाइड कर गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। यही कोलिजन एक्चुअली रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। ये कोलिजन जितनी ज्यादा होगी वो कंडक्टर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा होगा। रेजिस्टेंस किसके बराबर निकलेगी, दैट इज V बाय I। अगर हम ऊपर वाला रिलेशन यूज कर लें, दिस मींस दैट रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या हो गए, ओहम, और ओहम किसके बराबर आएगा, वोल्ट पर एम्पियर के। अगर हम ओहम्स लॉ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिवाइसेस दो किस्म के बनेंगे। एक डिवाइसेस कहलाएंगे ओहमिक डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस ओहमिक होंगे, जिसमें करंट और पोटेंशियल के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर अगर हम चेंज ना करें। डेट्स व्हाई अगर हम करंट और पोटेंशियल के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें तो डेट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप इसका स्लोप लेना चाह रहे हैं तो स्लोप किसके बराबर होता है, आप सबको पता है, स्लोप बराबर होता है y एक्सिस का चेंज ओवर x एक्सिस का चेंज। यहां पर y एक्सिस पर क्या लिया गया, I, x एक्सिस पर कौन सी वैल्यूज है, V, तो I ओवर V आपको पता है रेजिस्टेंस नहीं हो सकती, दैट इज 1 ओवर R। तो इसका मतलब है इस ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को इसके अलावा हम एक और वैल्यूज भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअली कंडक्टेंस ही होती है। ये स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपको नजर आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन है, तो डेट्स है आप किसी भी चेंज, किसी भी दो पॉइंट्स के चेंज की साइड पर चले जाएं, ये आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो डेट्स है ये स्लोप कांस्टेंट रहेगा। कौन से हमारे पास डिवाइसेस जो हैं वो ओहमिक होते हैं, जनरली आमतौर पर जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसका हीटिंग इफेक्ट जरूर आता है, डेट्स टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो आइडियली तो हम किसी भी डिवाइस को ओहमिक नहीं मानते, लेकिन हम कह सकते हैं कि तमाम मेटल कंडक्टर एट लो पोटेंशियल जो हैं वो ओहमिक ही बोले जाते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड डिवाइसेस हैं, दैट इज नॉन ओहमिक डिवाइसेस। नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन से होंगे, ऑब्वियसली नाम से जाहिर है, विच डू नॉट ओबे द ओहम्स लॉ। हमारे पास एक एग्जांपल बुक में फिलामेंट ऑफ बल्ब की दी गई। अगर हम I और V का ग्राफ ड्रॉ करें यहां पर, तो इनिशियली तो ये स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि टेम्परेचर का बहुत बड़ा राइज नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। डेट से अब ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, अपने आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर जाएगा। दूसरा हमारे पास जो ग्राफ डिस्कस किया गया वो डायोड का है। डायोड भी हमारे पास नॉन ओहमिक डिवाइस है। तो कौन सी एग्जांपल्स होंगी नॉन ओहमिक डिवाइसेस की, हमारे पास फिलामेंट ऑफ अ बल्ब है, सेमीकंडक्टर डायोड है। आपको नजर आ रहा है इसका स्लोप भी 1 ओवर R ही होगा, लेकिन अब ये स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा। और अगर R कांस्टेंट नहीं रहा तो ऑब्वियसली ओहम्स लॉ भी एप्लीकेबल नहीं रहता। इसमें अगली बात याद रखिएगा, हमारी बुक में नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस की फिगर्स बनाने के बाद भी एमसीक्यूज ड्राइव होते हैं। वन बाय वन इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशंस दो किस्म के होते हैं। पहले कॉम्बिनेशन है जी सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, अगर आप R1 और R2 को एंड टू एंड मिला दें, कीवर्ड है एंड टू एंड मिला दें, तो उस वक्त हमारे पास ये कॉम्बिनेशन जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अगर आप R1 R2 को कनेक्ट करके बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं तो आपको नजर आ रहा है फ्लो ऑफ करंट को ओनली वन पाथ ऑफर्ड हो रहा है।
तो ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। ऐसा कॉम्बिनेशन जो करंट को सिर्फ एक पाथ ऑफर्ड करे वो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। दिस मींस दैट हमने बोला इसके अंदर करंट जो है वो सेम रहेगा। आप इसमें 5 रेजिस्टर्स भी लगा देते, R1, R2, R3, R4, R5, सब के सब रेजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम रहनी चाहिए थी। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे ली जाएगी, तमाम रेजिस्टर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, R1 प्लस R2 के। याद रखिएगा जब आप दो चीजों को ऐड करके कोई आंसर ले रहे होते हैं तो ऑब्वियसली ये आंसर लार्जर होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर R1 से भी लार्जर होगा, R2 से भी लार्जर होगा। देखिए हमारे पास ओहम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, आई क्या हो गया सेम, तो V और R के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट। इसका मतलब है इन दोनों में से जिसकी रेजिस्टेंस बड़ी होगी वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। मतलब यह है कि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू सेम नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों पोटेंशियल्स को ऐड कर दें तो ये हमारे पास किसके बराबर निकलना चाहिए, बैटरी के पोटेंशियल के। अगला पॉइंट है फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, अगर मैं यहां पर R और यहां पर भी R रेजिस्टर ही सीरीज में कनेक्ट करता, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, तो फिर आंसर क्या होता, R प्लस R 2R, और अगर ये 5 रेजिस्टर होते तो आंसर 5R निकलता। दिस मींस दैट अगर ये n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होंगे तो आंसर क्या निकलेगा, NR। बट कीप इन माइंड ये फॉर्मूला आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए। इसमें जो वोल्टेज डिवीजन हो रही है उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसे आप पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला भी बोलते हैं। अगर मुझे V1 कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है R1 डिवाइडेड बाय इस पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय द बैटरी पोटेंशियल। और अगर मुझे यहां पर इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो दैट इज V2। वही बात रिपीट कर रहे हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है R2 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द बैटरी पोटेंशियल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो दैट्स व्हाई अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर हम R1 और R2 को इस तरह से कनेक्ट करें कि ये हमारे पास साइड बाय साइड कनेक्ट हो जाए। साइड बाय साइड का मतलब है जितनी भी रजिस्टर्स आपने यहां पर कॉम्बिनेशन में लगाई हुई हैं उनके राइट हैंड एक जगह पर कनेक्टेड हो जाए और उसके लेफ्ट हैंड एक जगह पर कनेक्टेड हो जाए, कॉमन हो जाए, उसके तमाम के तमाम राइट हैंड्स को एक जगह पर कनेक्ट कर दिया जाए, तमाम के तमाम लेफ्ट हैंड्स को एक जगह पर कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। कीवर्ड हुआ साइड बाय साइड। हमें नजर आ रहा है कि जैसे ही बैटरी इसमें करंट ऑफर कराएगी ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है करंट तो सेम नहीं रह सकता, तो सेम क्या रहेगा, आपको नजर आ रहा है कि हर रेजिस्टर बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो डेट से हर रेजिस्टर्स के ऊपर बैटरी जितना पोटेंशियली अपेयर हो रहा होगा। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलती है, अब हमें रेसिप्रोकल्स लेकर ऐड करना होगा, और जब भी आप किसी चीज को रेसिप्रोकल लेते हैं तो ऑब्वियसली आंसर स्मॉलर हो जाता है। डेट्स है R इक्विवेलेंट का आंसर R1 से भी स्मॉलर निकलेगा, R इक्विवेलेंट का आंसर R2 से भी स्मॉलर निकलेगा। इसकी वैल्यूज क्या होगी, दैट इज R इक्विवेलेंट इज R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। याद रखने का तरीकेकार है, आप इसे याद रख सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द सम, आपने R1 और R2 का प्रोडक्ट लेना है और इसे किससे डिवाइड कर देना है, R1 और R2 के सम से। यहां पर I इज इक्वल टू V बाय R, ओम्स लॉ का फॉर्मूला, पोटेंशियल सेम हो गया। दिस मींस दैट I और रेजिस्टेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर करंट कम निकलेगा। अगर हम n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स की साइड पर चले जाएं तो हमारे पास अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर ये दो रेजिस्टर्स होते, एक R और ये दूसरा R, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 निकल आती, और अगर ये n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे तो अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल आएगी, दैट इज R/n। इसमें करंट डिवीजन का फॉर्मूला क्या होगा, हमारी बुक में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला रियोस्टैट में लिखा हुआ था, हमें ये याद भी था, इसी को थोड़ा चेंज करते हैं तो हमारे पास करंट डिवीजन का फॉर्मूला भी बन जाएगा। देखिए I1 पहले रजिस्टर में करंट क्या होगा, तो क्या करना होगा, अब वोल्टेज डिवीजन से रूल को चेंज करते हैं। पहले हमने इसी रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था, तो करंट में हम दूसरी रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे, दैट इज R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2
मल्टीप्लाई बाय द टोटल करंट। I2 क्या हो जाएगा? I2 लेना है तो हम इससे दूसरी रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और इन मल्टीप्लाई बाय द टोटल करंट। तो ये हमारे पास जो है वह फॉर्मूला किसका निकला, दैट इज करंट डिवीजन। अब आपको यहां पर वादे तौर पर नजर आ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। देखिए सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लेट्स सपोज आपसे ये कहा जाए कि एक स्टूडेंट के पास 5 10 ओम की रेजिस्टर्स थे, आप बता दें कि वो इसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जोड़ता है, उस किस वक्त उसका आंसर जो होगा वो मैक्सिमम निकलेगा। तो किस कॉम्बिनेशन में जोड़ेगा तो आंसर मैक्सिमम निकलेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। आंसर होगा कितना? तो आर मैक्सिमम आर सीरीज ही के बराबर निकलेगा। दैट्स व्हाई फार्मूला क्या लगा, एन आर। कितने रेजिस्टर से? 5। हर की वैल्यूज कितनी थी? 10 ओम। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो जाएंगे? दैट इज 50 ओम। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि अब उसकी मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगी, तो उसे किस कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ता? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब मिनिमम रेजिस्टेंस की आंसर क्या निकलेगा? दैट इज आर बाय एन। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता लगे कि एंट्रेंस टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जी, हमारे पास पहला एमसीक्यूज है। लेट्स सपोज आपसे ये कहा जाए कि ये ग्राफ आई और वी के दरमियान बना हुआ है और यहां पर दो हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस थे, उनका हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। एक डिवाइस ए था, एक डिवाइस बी था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कौन सा डिवाइस लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा। अभी हमने पढ़ा इसका स्लोप किसके बराबर निकलेगा, दैट इज 1/r, बिकॉज स्लोप बराबर होता है y एक्सिस का चेंज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस का चेंज। y एक्सिस पर हमने कौन सी क्वांटिटी ली हुई है? i। x एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी ली हुई है? v। तो i/v क्या हो जाएगा? दैट इज 1/r। इसका मतलब है लीस्ट रेजिस्टेंस किसकी होगी? जिसका स्लोप क्या होगा? लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा स्लोप किसका आपको नजर आ रहा है? दैट इज अ बी। तो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा डिवाइस ऑफर कर रहा होगा? दैट इज बी। याद रखिएगा अगर पैरामीटर्स चेंज हो जाते, y एक्सिस पर वोल्टेज ले ली जाती और x एक्सिस पर करंट ले लिया जाता, तो फिर ऑब्वियसली हमारे आंसर्स भी अपोजिट हो जाते। वजह यह है कि अब जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस ही को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे अभी एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास ये कहा गया कि हमने दो ग्राफ ड्रॉ किए, एक ग्राफ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा ग्राफ बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमने डिफरेंट रेजिस्टर के कॉम्बिनेशंस के ग्राफ ड्रॉ किए। हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर से एक बार हमने उन्हें सीरीज में जोड़ा, एक बार हमें उसे पैरेलल में जोड़ा, और जो हमारे पास वैल्यूज आई उसके अकॉर्डिंगली हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ग्राफ सीरीज कॉम्बिनेशन का ग्राफ होगा। अब जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास y एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी ली गई है? v। x एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी ली गई है? i। तो ये हमारे पास डायरेक्टली स्लोप हो गया, और ये नजर आ रहा है कि ये स्लोप किसके बराबर आएगा? रेजिस्टेंस के बराबर निकलेगा। तो दैट्स व्हाई हमने जैसे ही पैरामीटर को इंटरचेंज किया स्लोप की वैल्यूज चेंज हो गई। अब इसका मतलब हुआ कि हमारे पास किसका स्लोप ज्यादा निकल रहा होगा? बी का। किसका स्लोप कम निकल रहा है? ए का। और जिसका स्लोप ज्यादा है हमने बोला उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। अभी हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या कर जाती है? बढ़ जाती है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल्स लेकर ऐड किया था वैल्यूज को। दिस मींस दैट जौन सा इसमें कॉम्बिनेशन का स्लोप ज्यादा नजर आ रहा होगा वही कॉम्बिनेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? सीरीज कॉम्बिनेशंस को। दिस मींस हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का ग्राफ कौन सा होगा? बीटा। देखिए वोल्टेज डिविजन के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमसे कहा गया कि तीन रेजिस्टर R1, R2, R3 कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, और आपको नजर आ रहा है ये सीरीज कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, सच दैट इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 15 वोल्ट, यहां पर पोटेंशियल 9 वोल्ट हो गया, यहां पर पोटेंशियल इस पॉइंट पर 2 वोल्ट हो गया, और यहां पर 0 वोल्ट हो गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है R1 रेशो R2 रेशो R3 रेशो क्या होगी? अब हमने ये रेशोज बतानी है, R1 की रेशो R2 से, एंड दैट इज द रेशो विद द R3। अब देखिएगा हमारे पास सिंपल सी बात है, हम ऑलरेडी पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस और वोल्टेज में कौन सा रिलेशन बना था? दैट इज डायरेक्ट, V इज इक्वल टू IR।
और अगर v इज इक्वल टू आई आर होगा तो हमारे पास I कांस्टेंट हुआ, तो v और r में कौन सा रिलेशन आ गया? डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब है जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही हमारे पास रेजिस्टेंस की रेशियो होगी। अब फौरन से पहले स्टूडेंट यहां पर लिखते हैं दैट इज द 9, 2 और 0। आंसर गलत हो गया। वजह देखें, ओम्स लॉ में हम पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे, हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, करंट पोटेंशियल की वजह से फ्लो नहीं करता, करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। दैट्स व्हाई अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो रेशियो वो निकलेगी, R1 के एक टर्मिनल पर कितना पोटेंशियल लगा हुआ है? 15 वोल्ट। R1 के दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? 9 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला? दैट इज 6 वोल्ट। R2 के एक टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है? 9 वोल्ट। R2 के दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है? 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला? 7 वोल्ट। R3 के एक टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है? 2 वोल्ट। R3 के दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है? 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला? 2। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गई 6:7:2। इसके बाद कुछ कॉमन से कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास ये R है, ये दूसरा R है और ये तीसरा R है। हमने इस तरह से जोड़ा हुआ है एज शोन इन द फिगर। आप बता दे R इक्विवेलेंट क्या होगा बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। आपको नजर आ रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है जी? सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो अब R इक्विवेलेंट किसके बराबर निकल आएगी? दैट इज 3R के। इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम ऐसे चेंज कर देते हैं, R1 R1 R R और R ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिए। इस तरह से किया कि हमने इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ दिया और ये पॉइंट इसके साथ जोड़ दिया। अब बता दें R इक्विवेलेंट क्या होगा बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। अब ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं रहा। कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने के लिए आप सपोज कर लिया करें कि यहां पर कोई हमने बैटरी अटैच की। लेट्स सपोज हमने टर्मिनल A को पॉजिटिव और टर्मिनल B को नेगेटिव कर दिया। अगर ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली ये टर्मिनल भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज हमने इसे शॉर्ट सर्किट किया था। अगर ये टर्मिनल नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली ये टर्मिनल भी क्या होगा? नेगेटिव। अब देखिएगा, इस रेजिस्टर पर भी डायरेक्टली बैटरी लगी हुई है, इस रेजिस्टर पे भी डायरेक्टली बैटरी जितना पोटेंशियल अपेयर हो रहा है, इस रेजिस्टर पे भी डायरेक्टली बैटरी जितना पोटेंशियल अपेयर हो रहा है। और अगर किसी कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम हो जाए और वो पोटेंशियल बैटरी जितना ही हो तो वो कॉम्बिनेशन क्या होता है? दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब ये जो फिगर है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट्स व्हाई अब इसका आंसर क्या निकलेगा? दैट इज R/3। तो देखिए, फिगर में थोड़ी सी चेंज करने के बाद हमारे पास आंसर्स चेंज हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आपने फोकस करना होगा फिगर के ऊपर, कॉम्बिनेशंस के ऊपर, और उसके बाद आपको तय करना होगा कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगला पॉइंट देखिएगा, हमसे कहा गया कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसकी हर साइड R रेजिस्टेंस को ऑफर कर रही है। इसके इन दो पॉइंट्स के दरमियान आप बता दें रेजिस्टेंस क्या होगी। अब देखिएगा, एक सिंपल सा पैरामीटर, मैं वंस अगेन बोल रहा हूं कि हम यहां पर बैटरी अटैच कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं बैटरी लगी हुई है। जैसे ही आप बैटरी अटैच करेंगे करंट फ्लो करना शुरू हो गया, करंट दो पास में डिवाइड हो गया। तो बात क्लियर हो गई कि ये इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसे ही करंट को मोर देन वन पाथ ऑफर्ड किए जाते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की निशानी है। करंट फ्लो करता हुआ गया और यहां पर उतना ही करंट इधर फ्लो कर गया। इसका मतलब है करंट को सेम पाथ ऑफर्ड किया जा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ किस कॉम्बिनेशन में होगी? सीरीज में। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर आंसर क्या निकल आया? 2R, जबकि यहां पर एक R B लगा हुआ है। मैंने इस R और इस R का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, दैट इज 2R, और यहां पर एक R एज इट इज अटैच्ड है। अब A और B के दरमियान दो रेजिस्टर्स लगी हुई हैं, एक 2R और एक R, और आपको नजर आ रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। दैट से अब आंसर हमारे पास क्या निकलेगा? दैट इज 1/R AB, दिस वन इज टेकन एज अ 1/R प्लस 1/2R। अगर आप एलसीएम ले लें तो ये 2R होगा, दैट इज 2 + 1, दिस वन इज 3/2R, और अगर मुझे RAB लेनी है तो रेसिप्रोकल ले लेता हूं, दिस वन इज 2R/3। ये इसका तरीकेकार है कैलकुलेशंस करने का। एक बात याद रखिएगा, हम इसे डायरेक्टली एक फॉर्मूला से भी याद रख सकते हैं, दैट इज R इक्विवेलेंट, दिस वन इज द n-1/n into R, वेयर n क्या है? n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स हैं ऑफ दैट पॉलीगॉन।
ये किसी भी पॉलीगॉन का फॉर्मूला होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हम एडजेसेंट साइड्स की बात करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सारी की सारी साइड्स एडजेसेंट्स होती हैं। अब किसी भी दो साइड्स को डिस्कस कर रहे हैं वो एडजेसेंट ही कंसीडर होती हैं, दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला यहां पर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन ये किसी भी पॉलीगॉन पर लग सकता है, वो रेक्टेंगल है, वो पेंटागन है, हेक्सागन है। अगर दो एडजेसेंट साइड्स की बात कर रहा हो और तमाम साइड्स पर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम भी हो, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाकर अपना आंसर ले सकते हैं। वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। देखो इस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स थी, 1 2 3, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, और किसी एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से साथ में मल्टीप्लाई भी कर देंगे। देखें इसी बात को थोड़ा मैं पैरामीटर में चेंज करता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल बनी हुई है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये C और ये पॉइंट है D, आप इनके दरमियान रेजिस्टेंस बता दें कितनी होगी। अब ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, पॉलीगॉन जरूर है लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही, एडजेसेंट साइड्स के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछी जा रही। दैट्स व्हाई अब हमें इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। नजर आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या निकल आएगा 2R। ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी, दैट्स व्हाई इसका आंसर भी क्या निकल आएगा 2R। अब आपको नजर आ रहा है C और D के दरमियान ये जो 2R और 2R रेजिस्टर्स लगे हुए हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, तो अब यहां पर हम आइडेंटिकल रेजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेजिस्टर, तो आंसर R निकल आएगा। देखो इसी तरह से एक डिफरेंट शेप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, लेट्स सपोज मेरे पास एक वायर है, ये वायर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है ये 36 ओम है। अगर मैं इस वायर को बेंड करके एक सर्कल बना दूं, इसके किसी भी डायामीटर के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। देखो सिंपल इज दैट, हम क्या पढ़ रहा है, रेजिस्टेंस और लेंथ में कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। देखिएगा अगर हम किसी भी डायामीटर के क्रॉस आ रहे हैं तो जितनी लेंथ यहां पर अटैच्ड होगी उतनी ही लेंथ यहां पर अटैच्ड होगी, क्योंकि डायमीट्रिकली अगर हम किसी भी सर्कल को डिवाइड करते हैं तो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस ऊपर चला गया और हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस नीचे आ गया। इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी 18 ओम, और ये भी रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी 18 ओम। एक वायर को जब आप सर्कल में बेंड किया, वायर की टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी 36 ओम, तो इसके डायमीटर से ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी, उससे आधी 18, और डायमीटर से नीचे वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी, दैट इज आल्सो द हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज, दैट इज 18। अब ये 18 इस 18 के साथ किस कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, नजर आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो दैट से अब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दैट इज 18/2, दिस वन इज द 9 ओम। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, दिस वन इज द 9 ओम। जी नेक्स्ट हमारे पास है, हमने रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस फैक्टर्स को डिस्कस करना है। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है। नंबर 1, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है मटेरियल ऑफ द वायर पर। नंबर 2, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पर। डायमेंशंस का मतलब होगा उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। और नंबर 3 जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो ऑलरेडी हम ओम्स लॉ में पढ़ा है, दैट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, इन अदर वर्ड्स टेम्परेचर। वन बाय वन इनके पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया होगी। दैट्स व्हाई अगर हम इस पैरामीटर्स को कंबाइन कर लें तो हमारे पास रेजिस्टेंस का जो फैक्टर होगा वो रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया के बराबर निकल आएगा। फिर ये जो साइन है ये हमारे पास रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं एरिया की जगह पर एरिया की वैल्यूज लगा दूं तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर के बराबर एरिया होगा। तो डेट से अब फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी इनटू द लेंथ डिवाइडेड बाय द पाई आर स्क्वायर। यहां पर वेरिएबल फैक्टर्स आपके पास वाज़े तौर पर बने हुए हैं, हम वन बाय वन उनसे एमसीक्यूज डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप लेंथ को डबल कर दें तो व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन द रेजिस्टेंस। अगर हम कोई और पैरामीटर नहीं बोल रहे तो अंडरस्टूड सी बात है हम एरिया को कांस्टेंट समझ रहे होंगे, तो लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। यही बात मैं अगर एरिया से पूछता, मैं एरिया को डबल कर दूं,
व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन द रेजिस्टेंस, इनवर्स रिलेशन है तो ये 1/2 हो जाएगी। अगर मैं इससे इस तरह से पूछता कि रेडियस ऑफ द वायर को डायामीटर ऑफ द वायर को डबल कर दूं तो अब रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए अब सिंपल इनवर्स रिलेशन नहीं है, साथ में स्क्वायर भी मौजूद है। तो दैट्स वाई अगर रेडियस को या डायामीटर को हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 हो जाएगी। हमें 1/2 का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। एक बात और याद रखिएगा, ये तो सिंपल से पैरामीटर्स थे कि हम सिर्फ लेंथ को चेंज कर रहे हैं एरिया को कांस्टेंट करके, हम एरिया को चेंज कर रहे हैं लेंथ को कांस्टेंट करके। अगर हम वर्ड बोल दें कि हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, देखिए लेट्स सपोज मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक वायर थी जिसकी लेंथ L है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। बाय अप्लाइंग सम फोर्स अगर मैं इसकी लेंथ को डबल कर दूं, मैंने स्ट्रेच किया, इस तरह से स्ट्रेच किया कि इसकी जो लेंथ है वो डबल हो गई है। व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन द रेजिस्टेंस? आंसर फौरन से पहले दे दिया जाएगा, दैट इज 2R। ये गलत आंसर हुआ। देखिए जब आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ डबल जरूर हो रही है, लेकिन एरिया अब ऑटोमेटिकली कांस्टेंट नहीं रह सकता। आप एरिया को खुद ब खुद कांस्टेंट कंसीडर नहीं कर सकते। आप जैसे जैसे लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे, स्ट्रेच करते जाएंगे, एरिया क्या करता जाएगा? वो कम होता जाएगा। दैट्स व्हाई अगर लेंथ 2L हो गई तो एरिया क्या हो चुका होगा? हाफ हो चुका होगा। अब हमें रेजिस्टेंस की इक्वेशन में ये दोनों पैरामीटर अप्लाई करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई अब नई रेजिस्टेंस की हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा, आर प्राइम किसके होगा? बराबर होगा, दैट इज रेजिस्टिविटी। लेंथ कितनी हो गई? 2L। एरिया कितना हो गया? A/2। ये 2 का फैक्टर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएंगे। दैट इज रेजिस्टिविटी इनटू द लेंथ ओवर एरिया। ये हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस थी। दैट्स व्हाई अब नई रेजिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस जितनी बढ़ चुकी होगी। ये क्वेश्चन इसीलिए जनरेट किया गया ताकि जो कॉमन मिस्टेक है वो स्टूडेंट इसे सीख लें। यहां पर आपने सिर्फ लेंथ का पैरामीटर अप्लाई नहीं करना, स्ट्रेच करने से एरिया पर भी फर्क पड़ेगा। अब देखिएगा इसका एक जनरलाइज फार्मूला बना लेते हैं। देखिए आप हर दफा ये बात अप्लाई करने की बजाय अगर आप इसकी जनरलाइजेशन कर लें तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। आपसे कहा जाए लेंथ जो है वो n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ हो गई, तो नई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये जितने टाइम्स लेंथ में चेंज आया इसका स्केल ले लें और इसे मल्टीप्लाई कर दें पुरानी रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यूज आ जाएगी। जैसे यहीं पर अप्लाई करते हैं, हमने लेंथ को स्ट्रेच करके कितना चेंज किया था? डबल। तो n की वैल्यूज अब यहां पर क्या होगी? 2। और अब इस n का स्केल ले लें तो 2 का स्केल क्या होगा? 4। तो 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस। तो दैट्स व्हाई ये बातें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, यहां पर गलती नहीं करनी। स्ट्रेच का वर्ड आ जाए तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसी फार्मूला को एरिया की शक्ल में भी डिफाइन करते हैं। देखिए जी, इसी तरह अगर हम एरिया को स्ट्रेच करते हैं तो फिर भी जो चेंज लेंथ में भी आएगा, दैट्स व्हाई अब नई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? हमारे पास अगला फार्मूला बन रहा है, इफ वायर इज स्ट्रेच सच दैट ए प्राइम जो है वो A/n के बराबर हो जाए। मतलब अगर हम फोर्स लगाकर एरिया को 1/4 कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली लेंथ में भी चेंज आया होगा। हमें 1/1 पैरामीटर अप्लाई करने की बजाय डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद करना होगा ताकि हम अपने आंसर की करेक्ट चॉइस ले सके। फॉर्मूला है R डैश इज इक्वल टू द n स्क्वायर 4, वेयर n क्या है? ये जितना एरिया में चेंज आया। जैसे मैंने अभी बोला एरिया को 1/4 किया तो ऑब्वियसली लेंथ में भी चेंज आई होगी। तो यहां पर n क्या था? दैट इज 4। तो यहां पर अगर मैं 4 अप्लाई कर दूं तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं सच दैट उसका रेडियस या फिर उसका डायामीटर R/n हो जाए, तो अब हमारे पास नई रेजिस्टेंस क्या होगी? आपको नजर आ रहा है एरिया में और रेडियस में स्क्वायर का रिलेशन है। दैट्स व्हाई अब ये फॉर्मूला के साथ आपको स्क्वायर भी लेना होगा। अब नई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? दैट इज n की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, वेयर n क्या है? जितना आपने रेडियस या डायामीटर में चेंज लिया हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास
टेम्परेचर का फैक्टर डिस्कस करते हैं। देखें टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ जो फैक्टर है वो मटेरियल्स के साथ चेंज हो जाएगा। लेकिन देखें अगर कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसका अल्फा पॉजिटिव लिया जाएगा, वेयर अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यूज क्या होती है, दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट केल्विन। अगर हम टेम्परेचर का फैक्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का फैक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इनवर्स रिलेशन में होगा। और ये बात हम डिटेल में चैप्टर नंबर 17 में पढ़ भी आए। इस वक्त अल्फा की वैल्यूज क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसके बाद हमारे पास अगला जो फैक्टर है वो रेजिस्टिविटी है, जिसे हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला। अगर हम इस रिलेशन से रेजिस्टिविटी का फैक्टर बनाएं तो दैट इज रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। याद रखिएगा रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। नंबर वन इज मटेरियल ऑफ द वायर पर, नंबर सेकंड टेम्परेचर पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, अगर कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होगा, और अगर सेमीकंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन ही वैलिड होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर से। मतलब ये ना लेंथ पर डिपेंड कर रही होगी ना ही एरिया पर डिपेंड कर रही होगी। एंटी टेस्ट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप लेंथ को हाफ कर दें, व्हाट इज द अफेक्ट अपॉन द रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द अफेक्ट अपॉन द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस तो हाफ हो जाएगी लेकिन रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी या तो नेचर ऑफ द मटेरियल को चेंज होने से चेंज करेगी या टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज करेगी। लेंथ और एरिया के चेंज करने से रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन देखें, अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो ऑटोमेटिकली हम पढ़ रहा है रेजिस्टेंस भी डबल हो जाती है। दैट्स व्हाई ये R/L की रेशियो क्या रह जाएगी, ये सेम ही रहेगी। इस वजह से लेंथ को चेंज करने से रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर याद रखिएगा, पेज नंबर 39 पर एक टेबल बना हुआ है, टेबल नंबर 13.1। इसमें दो तीन पॉइंट्स याद रखिएगा। देखो अगर आप इस टेबल की लास्ट 3 रोज पर आते हैं जिसमें हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन की वैल्यूज लिखी गई हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली उसके अल्फा की वैल्यूज देखें तो वो नेगेटिव हैं। तो डेट्स व्हाई कौन से मटेरियल्स में अल्फा की वैल्यूज नेगेटिव होगी, जो सेमीकंडक्टर्स होंगे, या इन अदर वर्ड्स कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और दूसरी बात इसमें याद रखिएगा कि यहां पर हमारे पास कॉपर की रेजिस्टिविटी बताई गई, दैट इज 1.54 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। सिमिलरली सिल्वर की रेजिस्टिविटी भी ऑलमोस्ट इसी के बराबर है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी थी 1.52 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। तो डेट्स से कॉपर और सिल्वर को हम बेस्ट कंडक्टर मानते हैं, सबसे लीस्ट रेजिस्टिविटी होने की वजह से। दो पैरामीटर्स और आपकी बुक में डिफाइन किए गए। नंबर फर्स्ट पर हमारे पास एक क्वांटिटी डिस्कस की गई, दैट इज कंडक्टेंस, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। देखें अगर रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है तो कंडक्टेंस सपोर्ट टू द फ्लो ऑफ करंट होगी। इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो रेजिस्टेंस से अपोजिट। जैसे आप इसे पर ओहम भी कह सकते हो और इसे आप इसे मोह भी बोल सकते हो। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास लिखी हुई है कंडक्टिविटी, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती, इसी तरह से कंडक्टिविटी भी डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंडेंस नहीं रखती। जी हमारे पास नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर। हमारे पास क्योंकि इंटरेस्ट टेस्ट में हम बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर, डेट से अगर हम इसके फॉर्मूलाज की बात करें तो फॉर्मूला पावर का है I into V, where I is the current and V is the potential difference. That is also taken as the I square R. That is also taken as the volt square divided by the resistance. तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूलाज हैं। हमारे पास जो वैल्यूज गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास करंट और वोल्टेज दी गई हो और आपसे पावर कैलकुलेट करनी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सिमिलरली अगर आपसे करंट की वैल्यूज दी गई है
पावर की वैल्यूज भी दी गई है और आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो आपको नजर आ रहा है अब रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, P/I² के। तो डेट्स वाई इस फार्मूलाज पर फोकस कीजिएगा। यहां पर अगर आपके पास कोई दो क्वांटिटीज दी गई हो तो आप थर्ड अननोन पैरामीटर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा एक कॉमन सी मिस्टेक हो सकती है, पावर और रेजिस्टेंस के दरमियान क्या रिलेशन होगा। जनरली स्टूडेंट को ये डायरेक्ट रिलेशन भी नजर आ रहा है और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये इनवर्स रिलेशन भी नजर आ रहा है। देखिए डायरेक्ट रिलेशन कब होगा, जब हमने कहा इस एक्सप्रेशन में हमें नजर आ रहा है जब हमने करंट को कांस्टेंट लेना होगा। करंट किस कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो डेट से अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो पावर और रेजिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। पावर और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन कब होगा, जब हम वोल्टेज को कांस्टेंट लेंगे। और वोल्टेज किस कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होती है जी, डेट इज कांस्टेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो डेट्स व्हाई हमारे पास वोल्टेज अगर कांस्टेंट हो जाए तो उस वक्त पावर और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन होगा। तो डेट्स व्हाई क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़िएगा, जो पैरामीटर कांस्टेंट बताया गया होगा उसके साथ रेजिस्टेंस की पावर के साथ वेरिएशन डिफरेंट होगी। एक बात और याद रखिएगा, डायमेंशन एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इक्विलिटी की दोनों साइड्स के यूनिट्स बराबर होते हैं। डेट्स व्हाई पावर का यूनिट्स क्या होता है, वॉट। आप इसे इसके अलावा क्या लिख सकते हो, डेट इज एम्पेयर वोल्ट। आप इसके अलावा क्या लिख सकते हो, डेट इज एम्पेयर स्क्वायर ओहम। इसके अलावा कैसे लिखा जा सकता है, डेट इज अ वोल्ट स्क्वायर पर ओहम। देखिए आपको अच्छी तरह से बल्ब के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी पावर की डिसिपेशन का पता होना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज मैं बल्ब को सीरीज फैशन में कनेक्ट कर देता हूं। ये बल्ब नंबर 1 है, ये बल्ब नंबर 2 है। अगर हम इसे सीरीज फैशन में कनेक्ट करके बैटरी के साथ ऑपरेट कर देते हैं तो एक बात तो डेड श्योर है, मैं अगर यहां पर एक और बल्ब को ऐड कर दूं तो हमें पता लगा कि अब इसकी रेजिस्टेंस पहले से क्या कर चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 के साथ अब तीसरा फैक्टर भी ऐड हो जाएगा R3। इसका मतलब है हर अगले बल्ब को इस सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने से ब्राइटनेस कम होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, अगर हम इसमें से किसी एक बल्ब को उतार देते हैं या कोई एक बल्ब इसमें से 1, 2 या थर्ड वाले बल्ब में से कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो ऑब्वियसली अब कनेक्शन कंप्लीट नहीं है, ये ओपन सर्किट है, तो तमाम के तमाम बल्ब ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑफ हो जाएंगे। इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा, बल्ब विद स्मॉलर रेटिंग पावर ग्लोज द मोर ब्राइटनेस। याद रखिएगा एस फॉर सीरीज एंड एस फॉर स्मॉलर कीवर्ड है, याद रखना आपके लिए आसान होगा। दिस मींस दैट ये हमारे पास फॉर्मूला कहां से आया या किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा ब्राइटनेस दे रहा होगा। देखिए हमारे पास रेटेड पावर का फॉर्मूला आइदर द सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो वो सेम होता है। दैट से हमें यहां पर नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस और पावर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, वो हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। जिसकी रेजिस्टेंस कम से कम होगी वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा और ब्राइटनेस जो है वो पावर कंज्यूम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। इतनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन की बजाय सिंपल याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसकी रेटेड पावर स्मॉलर होगी वो ज्यादा ब्राइटर होगा, एस फॉर सीरीज एस फॉर स्मॉलर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम बल्ब्स को कनेक्ट करते हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बल्ब को कनेक्ट कर दिया, इसके साथ अगर हम बैटरी अटैच कर दें तो ऑब्वियसली ये ग्लो करना शुरू कर देंगे। अब यहां पर याद रखिएगा, अगर मैं इसके साथ एक और बल्ब को ऐड कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, इनकी ब्राइटनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम यहां से एक बल्ब को डिस्कनेक्ट कर दें तो अभी भी आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ ये वाला सर्किट ओपन हुआ, यहां पर करंट फ्लो कर रहा होगा। दैट्स व्हाई बाकी सारे के सारे बल्ब ग्लो करते रहेंगे। इसमें ब्राइटनेस का फॉर्मूला क्या होगा, बल्ब विद लार्जर रेटिंग पावर ग्लोज ब्राइटर। यहां पर मैंने अभी बोला कि रेटिंग पावर का फॉर्मूला सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है, तो दैट्स व्हाई जिसकी रेजिस्टेंस कम से कम होगी वो ज्यादा रेटिंग पावर में आएगा। रेजिस्टेंस कम से कम होने का मतलब है वो वाला बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा
और अभी हमने कहा ब्राइटनेस पावर कंजम्पशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दैट्स व्हाई वो वाला बल्ब हमारे पास ज्यादा ब्राइटर होगा। V किधर गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से V को हमने यहां पर कांस्टेंट कंसीडर किया था। इसके बाद हमारे पास एक अगला फीचर आता है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है दैट इज द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्जेस बाय द सेल व्हेन इट मूव फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर पोटेंशियल। जब चार्जेस सेल के अंदर लो से हाई पोटेंशियल पर मूव कर रहे होंगे तो सेल जितनी इसको एनर्जी सप्लाई करेगा यूनिट चार्जेस को, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्लियर हुआ, इसके यूनिट्स क्या होंगे? दैट इज द वोल्ट और जूल पर कूलम। याद रखिएगा ये फोर्स वाले यूनिट्स नहीं है, ना ही ये पैरामीटर फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एक्चुअली वेरी नियर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम यही डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि वेरी नियर को बोल रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल क्यों नहीं बोल रहे? तो उसके अकॉर्डिंगली हम अगली बात पर चलते हैं। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दैट इज द एनर्जी लॉस्ट बाय द यूनिट चार्जेस व्हाइल मूविंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टर। जब ये चार्जेस सेल से एनर्जी गेन करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहे होंगे तो वहां पर कोलिजन या रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस जो आएगा इन यूनिट चार्जेस में, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियसली नजर आ रहा है दोनों के यूनिट सेम होंगे बिकॉज एनर्जी ओवर चार्ज है, तो ये भी एनर्जी ओवर चार्ज है। अब देखते हैं कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है। देखें लेट्स सपोज हमारे पास एक सेल है, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सेल इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करता है? तो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होती है जी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल की वजह क्या है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर अटैच कर दी, यहां पर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है वैल्यूज को मेजर करने के लिए। देखिए हम करंट मेजर करना चाह रहे हैं तो करंट किसके बराबर आएगा? ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, दैट इज द ईएमएफ डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में एक सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई है, दैट्स व्हाई हमने R प्लस स्मॉल r कर दिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला फैक्टर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स व्हाई ये फैक्टर अलहदा आ गया और ये I इंटू स्मॉल r एक दूसरा फैक्टर बन गया। I इंटू कैपिटल R ओहम्स लॉ में पढ़ा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके लिए मैंने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया और ये हमारे पास I इंटू स्मॉल r आ गया। देखो इस एक्सप्रेशन पर जरा फोकस कीजिएगा, यहां पर ये एक्सप्रेशन आपको क्लियरली सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां पर एनर्जी सप्लाइड है, किसने एनर्जी सप्लाई की? सेल ने। ये चार्जेस एनर्जी लेकर जब सर्किट में फ्लो करेंगे तो कुछ एनर्जी का लॉस कहां पर आएगा? अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर। और हमने बोला कि सेल भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, दैट्स व्हाई कुछ एनर्जी का लॉस कहां पर आया? वो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से अक्रॉस द सेल भी आएगा। दैट्स व्हाई अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बनाएं तो ये आई आर का फैक्टर इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज द ई माइनस आई आर। आपको नजर आ रहा है अगर ये वाला फैक्टर जीरो हो जाता तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते। इसका मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से लेस होती है बाय दिस फैक्टर, और वो ये जो आई आर का फैक्टर है एक्चुअली दैट इज द लॉस्ट वोल्टेज। और ये लॉस्ट वोल्टेज कहां पर हुई? ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से सेल के क्रॉस आती है। इसमें हमारे पास अगले तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन के अकॉर्डिंगली याद रखने होंगे। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल सिंपल से पॉइंट हैं। देखिए सबसे पहली बात याद रखिएगा, अगर हम ओपन सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं, ओपन सर्किट का मतलब है करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट्स ऑफर द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इस सूरत में हमारे पास ईएमएफ ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। याद रखिएगा यहां पर एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखिए ओपन सर्किट हो, करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल किसके बराबर होगा? दैट इज द ईएमएफ ऑफ दैट सेल। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछता कि करंट जीरो है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर क्या होगा? तो फिर आंसर जीरो हो जाएगा। मैं वंस अगेन क्लियर कर रहा हूं, अगर हम क्वेश्चन में ये पूछें कि अगर ओपन सर्किट है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल क्या होगा? दैट इज इक्वल टू ईएमएफ। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछता करंट जीरो है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर क्या होगा? अक्रॉस द कंडक्टर क्या होगा? दैट इज जीरो। अगला पॉइंट याद रखिएगा, अगर क्लोज सर्किट हो,
क्लोज सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस नॉमिनल्स होते हैं, कुछ करंट फ्लो कर रहा होता है, कुछ सर्किट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इन दोनों में से कोई वैल्यू जीरो या इन्फिनिटी को रीच नहीं कर रही होती। दैट्स व्हाई अभी हमने ये इक्वेशन बनाई, वीटी किसके बराबर निकली, ई माइनस आई आर के, तो यहां से हमें बहुत क्लियर है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज जो होगी वो लेस निकलेगी ईएमएफ से बाय द फैक्टर ऑफ आई इंटू स्मॉल आर। इसका तीसरा फैक्टर है, अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दे तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होगा, अब करंट मैक्सिमम हो जाएगा जबकि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट क्या हो जाएगी, दैट इज जीरो। इस सूरत में क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बिकॉज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आई इंटू आर होगा, और यहां पर अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो वो फैक्टर हमारे पास जीरो हो चुका होगा। इसमें अगली बात याद रखिएगा, व्हेन अ सेल इज बीइंग चार्ज्ड, अगर आप एक स्मॉलर सेल को एक लार्जर बैटरी से चार्ज कर रहे हैं तो अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो हमारे पास अब यहां पर इस नेगेटिव साइन को हमने प्लस के साथ चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई वीटी किसके बराबर आया, ईएमएफ प्लस आई आर के, तो ये फैक्टर बता रहा है अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो लार्जर निकलेगा ईएमएफ से। तो ये हमने चार डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी की ईएमएफ के दरमियान रिलेशन डिस्क्राइब किए। ये सिचुएशंस याद रखिएगा, इनके दरमियान रिलेशन भी याद रखिएगा। इसी के रिलेटेड एक एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज है जी, रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दी गई, इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ ईएमएफ 30 वोल्ट, तो ये ईएमएफ की वैल्यूज है। इफ करंट इज द 5 एम्पियर, देन आपने कैलकुलेट क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगा, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का, हम पढ़ रहे हैं कि ईएमएफ जो है वो बराबर होगी आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर के। दैट्स ईएमएफ डिवाइडेड बाय करंट किसके बराबर आ गया, आर प्लस आर के। दिस मींस दैट ईएमएफ डिवाइडेड बाय द करंट माइनस आर किसके बराबर आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो इस फॉर्मूला में आपने जस्ट वैल्यूज लगानी है, हमारे पास वैल्यूज गिवन है। ईएमएफ कितनी दी गई है, ईएमएफ हमारे पास है 30 वोल्ट, करंट की वैल्यूज कितनी है 5 एम्पियर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यूज कितनी है, दैट इज द 5 ओम। दैट वैल्यू इज टेकन एज द 5 ओम। अगर हम इस वैल्यूज को 5 ओम ले लें तो अब हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज द 6 माइनस 5, तो ये हमारे पास आंसर 1 ओम निकल आएगा। तो कितनी इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आई, दैट इज 1 ओम। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन पढ़ते हुए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 50 ओम पढ़ा था, एक्चुअली ये रेजिस्टेंस 50 ओम की बजाय 5 ओम अगर लेते हैं तो फिर हमारे पास जो आंसर होगा वो 1 ओम निकल आएगा। अब अगली बात हमारे पास जो है, हम सेल को भी डिफरेंट फैशन में कनेक्ट करते हैं। सेल का सबसे पहला हमारे पास जो फीचर है दैट इज सेल इन सीरीज। अगर हम सेल को सीरीज में अटैच करते हैं, तो ये मैंने सेल को सीरीज में अटैच करके यहां पर एक सर्किट डिजाइन किया हुआ है। इसमें आप देखिएगा एक सेल और दूसरा सेल आपस में सीरीज फैशन में अटैच्ड हैं, साथ में हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच कर दी। यहां पर याद रखिएगा अब टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट क्या होगा, तमाम सेल की ईएमएफ्स को ऐड करना पड़ेगा। यहां पर भी दो डिफरेंट पैरामीटर, दो डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, उनको भी अभी डिस्कस करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमने तमाम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो ये सर्किट की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आएगी। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर हमारे पास सेल नंबर 1 का नेगेटिव टर्मिनल सेल नंबर 2 के पॉजिटिव टर्मिनल से मिला हुआ हो, तो इस सूरत में ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई नेट ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज द E1 प्लस C2, मतलब यहां पर आंसर 35 वोल्ट निकल आएगा। लेकिन अगर इसी सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल के सेम टर्मिनल आपस में अटैच हो, सेल नंबर 1 का नेगेटिव टर्मिनल सेल नंबर 2 के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हो, या सेल नंबर 1 का पॉजिटिव टर्मिनल सेल नंबर 2 के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो जाए, तो अब ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब नेट ईएमएफ लेने का तरीकेकार क्या होगा, हम इन दोनों सेल में लार्जर सेल की ईएमएफ को स्मॉलर सेल की ईएमएफ से माइनस कर देंगे, तो डेट से अब हमारे पास आंसर क्या निकल आएगा, डेट इज 5 वोल्ट। सेल का हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि अगर हम इन सेल्स को आपस में पैरेलल फैशन में कनेक्ट कर दें, अब यहां पर टोटल ईएमएफ क्या होगी,
टोटल ईएमएफ किसी भी इंडिविजुअल ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगी। अगर ये आइडेंटिकल्स हैं तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। दैट्स व्हाई लेट्स सपोज ये 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, तो इस टोटल सर्किट का ईएमएफ क्या होगा? दैट इज आल्सो 5 वोल्ट। इसकी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी? तो उसे हमें रेसिप्रोकल्स लेकर ऐड करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने सिर्फ इसलिए डिस्कस किए, ये एक बार एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आया भी वैसे से मिलता जुलता। ये ओहम्स लॉ का क्वेश्चन है। आपसे कहा जाए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसे 10 ओम की वैल्यूज दी गई, यहां पर दो सेल्स लगे हुए हैं, एक 5 वोल्ट का और 3 वोल्ट का, इसे हमने ऐसे जोड़ा हुआ है। आप बता दें करंट की वैल्यूज क्या होगी? तो अब करंट किसके बराबर आ जाएगा? जितना नेट ईएमएफ है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब देखिए नेट ईएमएफ कैसे लेना है? सेल सीरीज फैशन में लगे हुए हैं और यहां पर इनके दो सेम टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो दैट्स व्हाई यहां पर नेट ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी? इन दोनों को माइनस करके ले जाएगी, दैट इज डिवाइडेड बाय 10। तो दिस वन इज 2/10, दैट इज 1/5 एम्पियर, या दैट कैन आल्सो बी राइट एज 0.2 एम्पियर। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट, एक्चुअली हम सबसे पहले तो पावर का फॉर्मूला लिखेंगे। पावर इज I²R। एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, दैट्स व्हाई मैंने सीरीज का फॉर्मूला लिखा। करंट की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज E/R प्लस स्मॉल r। हम इसका स्केल ले लें और r से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको नजर आ रहा है कि अब इस फैक्टर में जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि हम अपनी मैक्सिमम वैल्यूज को अटेन कर सके, ताकि हम अपनी मैक्सिमम वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। देखिए इस फॉर्मूला को मैं चेंज करता हूं। हमारे पास एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है जो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर भी होता है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दें तो ये r माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r निकल आएगा। इसका हमें क्या फायदा हुआ? अब आपको नजर आ रहा है कि ये फैक्टर हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और अगर डिनोमिनेटर मिनिमम से मिनिमम हो जाए तो ऑब्वियसली उस वक्त आंसर जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाता है। ये कब एलिमिनेट हो सकता है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी? इंटरनल रेजिस्टेंस के। उस वक्त ये वाला सर्किट मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कर रहा होगा। दैट्स व्हाई याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, पावर मैक्सिमम कब होगी? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। गलती नहीं करनी, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होती। देखिए हम बैटरी को टेम्पर नहीं कर सकते, बैटरी को टेम्पर करके हम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाकर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? इंटरनल रेजिस्टेंस के। और अगर हम ये वैल्यूज यहां पर अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला निकल आया। दो ही पॉइंट है याद रखने वाले। नंबर 1, पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा E² डिवाइडेड बाय द 4 इंटू स्मॉल r। और दूसरा पॉइंट है पावर मैक्सिमम कब डिलीवर्ड होगी? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी? इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी किरचॉफ रूल। देखिए किरचॉफ रूल्स क्यों यूज किए जाते हैं? देखिए अगर हमारे पास सिंपल नेटवर्क्स हैं तो हम उस नेटवर्क का जो सॉल्यूशन है वो ओहम्स लॉ से लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाए तो हम अब इन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का जो सॉल्यूशन होगा वो किरचॉफ रूल से लेंगे। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्या होते हैं? जिसमें मोर देन 1 बैटरीज या मोर देन 1 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं। किरचॉफ के भी फर्दर दो रूल्स हैं, इनमें 2 से 3 पॉइंट्स हैं, दोनों अच्छी तरह से याद रखिएगा और इसकी एप्लीकेशन भी याद रखिएगा। देखो किरचॉफ का फर्स्ट रूल हम बोलते हैं किरचॉफ करंट रूल, हम इसे किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, हम इसे किरचॉफ फर्स्ट रूल भी कहते हैं, हम इसे किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट शुड बी 0। तो हमने लिखा द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट शुड बी 0। हम इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल द करंट मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। यहां पर कन्वेंशन साइन याद रखिएगा, अगर करंट टुवर्ड्स द पॉइंट मूव कर रहा होगा तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर करंट अवे फ्रॉम द पॉइंट मूव कर रहा होगा तो हम उसकी वैल्यूज को नेगेटिव लेंगे। ये इसकी कन्वेंशन है। याद रखने वाली बात हो गई। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस।
तो डेट्स वाई एक्चुअली ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है। हमारे पास फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किस चीज की मैनिफेस्टेशन है? ये मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। इसमें अगला पॉइंट याद रखिएगा, दैट इज सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल को हम किरचॉफ वोल्टेज रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, केवीएल से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज और पोटेंशियल चेंजेस अलोंग अ क्लोज सर्किट, याद रखिएगा क्लोज सर्किट का वर्ड है, शुड बी इक्वल टू 0। यहां पर याद रखने वाला पॉइंट है कि एक्चुअली सेकंड रूल जो है वो मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले रूल से क्वेश्चन है, लेट्स सपोज आपसे एक सर्किट डायग्राम बना हुआ हो जिसमें हमारे पास डिफरेंट करंट फ्लो करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये करंट आई की वैल्यूज क्या होगी? देखें ये पॉइंट से करंट आई अवे जा रहा है, तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है पॉइंट की साइड पर आने वाले टोटल करंट्स कितने होंगे। तो हमें सबसे पहले सम ऑफ द करंट्स मूविंग टूवर्ड्स दैट पॉइंट कैलकुलेट करने होंगे। ये 5 एम्पियर, ये 4 एम्पियर इस पॉइंट की साइड पर आ रहा है, तो ये 9 एम्पियर हो गया। आपको नजर आ रहा है ये 2 एम्पियर भी इसी पॉइंट की साइड पर आ रहा है, तो डेट्स ये टोटल करंट कितना हो गया? डेट इज द 11 एम्पियर। अब हमें टोटल वो करंट लेना है जो इस पॉइंट से अवे जा रहा था। कितना अवे जा रहा है? 4.53, तो ये 7.5 हो गया, और साथ में ये आई भी है, तो आई प्लस 7.5। जब आप 11 को i प्लस 7.5 के बराबर करेंगे तो i की वैल्यूज क्लियरली नजर आ रही है, वो 11 माइनस 7.5 हो जाएगी। दैट्स i की वैल्यूज क्या निकल आएगी? दैट इज द 3.5 एम्पियर। किरचॉफ वोल्टेज रूल के अकॉर्डिंगली कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपसे कोई भी क्लोज सर्किट दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है इसमें आप केवीएल अप्लाई करके इसकी इक्वेशन लिख दें। देखिए लेट्स सपोज हमारे पास ये बैटरी नंबर 1 है, इसे कनेक्ट किया R1 से, देन बैटरी नंबर 2 है, देन R2, R3 और सर्किट को क्लोज कर दिया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किस बैटरी का ईएमएफ लार्जर होगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि E1 की वैल्यूज जो है वो E2 से लार्जर होगी। अगर E1 की वैल्यूज E2 से लार्जर होगी तो ऑब्वियसली सर्किट में करंट की डायरेक्शन किसने डिसाइड करनी होगी? दैट इज द सेल नंबर 1। तो सेल नंबर 1 की करंट की डायरेक्शन ही सर्किट की डायरेक्शन होगी, तो सेल नंबर 1 के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल नंबर 1 के नेगेटिव टर्मिनल की साइड पर करंट की डायरेक्शन हमने डिफाइन कर ली। अब हम करंट की डायरेक्शन में चलते जाएंगे और इसकी इक्वेशन लिखते जाएंगे। हमने तमाम पोटेंशियल चेंजेस लेने हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके पोटेंशियल चेंजेस लेने होंगे। देखिए करंट E1 के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हुआ और E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है। कीप इन माइंड हमने करंट की डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। करंट का मतलब क्या है? चार्जेस। चार्जेस जब लो से हाई पोटेंशियल पर जा रहे होंगे, कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्जेस अगर लो से हाई पोटेंशियल पर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो एनर्जी को गेन करेंगे। तो दैट्स व्हाई सेल नंबर 1 का पोटेंशियल चेंज क्या है? E1, यही इसका पोटेंशियल चेंज होगा। ये पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव है क्योंकि एनर्जी गेन की वजह से आ रहा है, तो दैट्स इसके साथ हमने कौन सा साइन लगा दिया? पॉजिटिव का। ये करंट फ्लो करके किस में फ्लो करेगा? R1 में। R1 रेजिस्टर डिसिपेटर होता है। दैट्स व्हाई जब चार्जेस थ्रू रेजिस्टर मूव करेंगे तो एनर्जी को डिसिपेट करेंगे। दैट्स व्हाई R1 का पोटेंशियल चेंज क्या हुआ? दैट इज द करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस। इसके साथ कौन सा साइन आएगा? दिस वन इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? एनर्जी डिसिपेशन की वजह से। इसके बाद ये चार्जेस E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हुए और E2 के नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहे हैं। इसका मतलब है चार्जेस हाई से लो पोटेंशियल पर आएंगे, और जब भी चार्जेस हाई से लो पोटेंशियल पर आएंगे तो ऑब्वियसली वो एनर्जी को लॉस कर रहे होंगे। तो यहां पर इसका पोटेंशियल चेंज के साथ हमने कौन सा साइन लगाएंगे? नेगेटिव का। नेगेटिव का साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एनर्जी लॉस को। इसके बाद चार्जेस फ्लो करके R2 में आ गए। R2 का पोटेंशियल चेंज क्या हो गया? दैट इज IR2। साथ में साइन कौन सा लगा? नेगेटिव का। इसके बाद करंट फ्लो करके R3 में आ गया। इसका पोटेंशियल चेंज क्या हो गया? IR3। इसके साथ कौन सा साइन लगा? दैट इज आल्सो नेगेटिव, एनर्जी डिसिपेशन की वजह से, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपसे इक्वेशंस लिखवाई जा सकती हैं।
आपके पास कोई भी क्लोज सर्किट दिया जा सकता है और आपसे कहा जाता है कि केवीएल अप्लाई करके आप इसकी इक्वेशंस लिख दें। आप करंट की डायरेक्शन को फॉलो करते जाएंगे। याद रखिएगा सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेल का ईएमएफ ही। इसके साथ साइन कौन सा आएगा, आसान सी बात है, आप सेल के जिस टर्मिनल से लीव कर रहे होंगे वही यहां पर साइन आ जाएगा। जैसे सेल नंबर 1 में हम पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस को लीव करवा रहे हैं तो डेट्स इसके साथ पॉजिटिव का साइन आया। सेल नंबर 2 में चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहे थे, इस वजह से उसके साथ कौन सा साइन आया, नेगेटिव का। रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल चेंजेस क्या होंगे, तो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल चेंजेस करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस होगी और बगैर सोचे समझे इसके साथ हमने साइन कौन सा लगाना है, नेगेटिव का। इसके भी दो पोटेंशियल चेंजेस के हमारे पास कन्वेंशन रूल्स होते हैं। देयर विल बी द टू कन्वेंशन रूल्स टू फाइंड द पोटेंशियल चेंजेस। अब ये रूल्स क्या हैं, देखिए सेल का रूल अलग है और रेजिस्टर का रूल अलग है। ये कन्वेंशन रूल्स आपको याद भी होने चाहिए। अगर सेल रिवर्स कर रहा है फ्रॉम द नेगेटिव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल तो उस वक्त पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव लिया जाएगा एंड वाइस वर्सा। मैं भी बोलता हूं दोबारा इस बात को। हमने कहा if a source of EMF is reverse from its negative to positive terminal then the potential change is taken as positive and vice versa। रेजिस्टर में हमारे पास क्या रूल होगा, रेजिस्टर में हमारे पास रूल ये होगा if the resistor is reverse in the direction of the current then the potential changes is taken as negative। मैं once again बोल रहा हूं, if the resistor is reverse in the direction of the current then the potential changes across the resistor is taken as negative and vice versa। ये रूल्स भी आपने याद रखने अच्छी तरह से एमसीक्यूज के लिए। अब देखिए हमारे पास इसका अगला टॉपिक आ गया, डेट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों डिजाइन किया गया, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। हम अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज डिजाइन करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक मैश बना हुआ है, क्लोज लूप बना हुआ है, 4 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 और R4 को कनेक्ट करके इनके दरमियान में हमने गिलवानोमीटर अटैच किया। ऑब्वियसली गिलवानोमीटर भी कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गिलवानोमीटर। हर डिवाइस की कोई ना कोई रेजिस्टेंस रूल होती है और इनके रिमेनिंग 2 टर्मिनल्स के क्रॉस हमने बैटरी लगा दी। तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज की एक वर्किंग कंडीशन है, इस वर्किंग कंडीशन के बगैर व्हीटस्टोन ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यूज डिफाइन नहीं कर सकते। इसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ब्रिज कब बैलेंस होगा, जब गिलवानोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। गिलवानोमीटर में करंट कब फ्लो नहीं कर सकता, देखिए गिलवानोमीटर इन 2 टर्मिनल पर अटैच किया गया है, तो गिलवानोमीटर के इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल अगर सेम हो जाए, गिलवानोमीटर के इन दोनों टर्मिनल का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तो उस वक्त इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो मैंने क्या बोला, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने की कंडीशन क्या है, IG 0 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट का बोला, गिलवानोमीटर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट का बोला, गिलवानोमीटर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। एक और बात भी याद रखिएगा, देखो यहां पर वादे तौर पर हमें 2 लूप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सपोज इसका करंट I1 है, इसका करंट I2 है, तो ब्रिज बैलेंस होने की यह भी कंडीशन है कि जो I1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, I2 के। तो डेट्स है ये ऑल पॉसिबिलिटीज ब्रिज को बैलेंस करने की आपने याद रखनी है। अगर ब्रिज बैलेंस हो जाए तो फिर ये इक्वेशन जस्टिफाइड होती है। याद रखिएगा ये जनरल इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन उस वक्त जस्टिफाइड होगी जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा। और इक्वेशन है R1 ओवर R2 इज इक्वल टू द R3 ओवर R4। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए लेट्स सपोज हमें R1 R2 R3 की वैल्यूज दे दी जाए और हमें R4 की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो हम यहां पर अगर एक्सप्रेशन में वैल्यूज लगा देंगे तो आसानी से R4 की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखने वाली बात है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है KVL की। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के हम क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बनता है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कहा जाए कि ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये 1 ओम 2 ओम 2 ओम और 4 ओम और यहां पर दरमियान में हमने 12 ओम की रेजिस्टर कनेक्ट कर दी। ये एक सर्किट बना हुआ है। आप बता दें A B के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब आप सबको पता है अगर R1 ओवर R2 इज इक्वल टू द R3 ओवर R4 हो जाए तो ब्रिज बैलेंस हो जाता है। ब्रिज बैलेंस होने का मतलब हुआ गिलवानोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जरा देखिएगा R1 ओवर R2 1/2, आंसर 1/2 हो गया। R3 ओवर R4 2/4, आंसर फिर 1/2 हो गया। इसका मतलब हुआ
कि यहां पर ये सर्किट बैलेंस्ड होगा। अगर ये सर्किट बैलेंस होगा तो दरमियान वाली रेजिस्टेंस जो है, जो 12 ओम है, वो इनइफेक्टिव होगी, वो यहां से करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये आपके पास इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म हो जाएगी। यहां पर आपके पास 4 रेजिस्टर्स लगे होंगे। दरमियान वाला रेजिस्टेंस हमने क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि दरमियान वाला रेजिस्टर यहां पर इनइफेक्टिव हो गया है। इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस आपने रेजिस्टेंस लेनी थी। आपको अब वादे तौर पर नजर आ रहा है ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में चले गए। दैट्स व्हाई इसका आंसर 3 ओम हो गया। ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में चले गए, इनका आंसर 6 ओम हो गया। अब ए और बी के क्रॉस 3 और 6 ओम आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। दैट्स व्हाई अब इसका आंसर कैसे आएगा, दैट इज 1/r इज इक्वल टू द 1/3 प्लस 1/6। 6 एलसीएम निकला, दैट इज 2 + 1 3/6। तो r की वैल्यूज क्या आ जाएगी 6/3 के, दैट इज 2 ओम। तो दैट्स व्हाई अगर हम ब्रिज बैलेंस की कंडीशन लगा रहे हैं तो ये सिंपल से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज लगाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ा चेंज भी होता है जो इंटरेस्टिंग है और स्टूडेंट वहां पर गलती भी कर जाते हैं। देखें, अगर क्वेश्चन यही है 1 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम और 12 ओम, आपसे अब क्वेश्चन ये है इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। अब देखें, आप जो मर्जी कर लें, 12 ओम की रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव नहीं हो सकती क्योंकि आपने डायरेक्टली बैटरी कहां पर अटैच करनी है, पॉइंट सी और पॉइंट डी पर। अगर यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करेंगे, यहां पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच करेंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। अब ये एग्जैक्टली इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई मैंने दोनों एक फिगर्स को ऊपर नीचे बनाकर इसलिए आपको क्लियर किया कि अब आपने कैसे सॉल्व करना है। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगी। दैट्स व्हाई ये रेजिस्टेंस तो ऐसे ही रही, दैट इज 12 ओम। 2 और 4 सीरीज कॉम्बिनेशन में जाकर आंसर आ जाएगा 6 ओम। अब ये दोनों रेजिस्टर्स भी सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, दैट्स व्हाई इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ओम। तो अब हमारे पास 6 ओम 12 ओम और 3 ओम की रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी हुई हैं। अब आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 1/r सी डी किसके बराबर आ जाएगा 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/3 के। देखें, बाज़ ये कैलकुलेशन हमें थोड़ी टफ लग रही होती है। अब सिंपल सी बात है, इस कैलकुलेशन किए बगैर भी अपने ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। हम पढ़ आए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो लीस्ट वैल्यू से भी लीस्ट निकलेगी। सबसे लीस्ट वैल्यूज की रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम। तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो आंसर होगा वो 3 ओम से भी स्मॉलर होगा। ऐसी ऑप्शन ए बी सी डी में जहां पर आंसर 3 ओम से स्मॉलर लिखा होगा, हम उस ऑप्शन को कैलकुलेट किए बगैर टिक कर सकते हैं। जी, हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर नाम से दायरा है पोटेंशियल मीटर मेयरिंग। तो ये पोटेंशियल मेयरिंग डिवाइस है। क्विकली इसमें एक दो बातें ही याद रखने वाली हैं। सबसे पहले याद रखिएगा वोल्टेज मेयरिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो हमने सबसे पहला जो वोल्टेज मेयरिंग डिवाइस पढ़ा और हम बार बार इसे यूटिलाइज भी कर रहे हैं, डेट इज सिंपली वोल्ट मीटर। हम इसे एनालॉग वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। याद रखिएगा ये डिवाइस कोई रिलायबल डिवाइस नहीं है, इससे आने वाली वैल्यूज एक्यूरेट नहीं होती। इनएक्सपेंसिव ये जरूर है, लेकिन यहां पर रीडिंग करेक्ट नहीं आती, डेट से हम इसे प्रेफर नहीं कर रहे होते। इसमें अगला डिवाइस है डिजिटल वोल्ट मीटर। डिजिटल वोल्ट मीटर रिलायबल डिवाइस है, एक्यूरेट वैल्यूज देता है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस है सीआरओ, जिसे हम कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप बोलते हैं। तो ये हमारे पास भी करेक्ट पोटेंशियल मेयरिंग डिवाइस है, बट ये भी हमारे पास ड्रॉबैक एक ही है, एक्सपेंसिव डिवाइस है। डिजिटल वोल्ट मीटर और सीआरओ एक्सपेंसिव भी हैं और इन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल भी है। दैट्स व्हाई सबसे सिंपलेस्ट करेक्ट पोटेंशियल मेयरिंग डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, तो हम इसे प्रेफर कर रहे होते हैं। पोटेंशियोमीटर में हमारे पास यूजेस क्या है, तो इसका पहला यूज है हम पोटेंशियोमीटर की मदद से मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय द स्मॉल आर डिवाइडेड बाय द कैपिटल आर होगा। वेयर स्मॉल आर कौन सी रेजिस्टेंस है जहां पर हमने ब्रिज को बैलेंस करना होगा। और अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस और लेंथ के रिलेशंस पर चले जाएं तो कैपिटल आर टोटल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जनरली आमतौर पर पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ होती है वो 4 मीटर होती है, और जो स्मॉल आर है वो स्मॉल एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वेयर स्मॉल एल इज सेड टू बी द बैलेंसिंग लेंथ। ये वो वाली लेंथ है जहां पर हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर होगा वो बैलेंस्ड हो चुका होगा।
गैल्वानोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा होगा। तो डेट्स वाई अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो इस फार्मूलाज की मदद से हम आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। इसका जो सेकंड हमारे पास यूज है वो हम ईएमएफ ऑफ अ सेल भी मेजर कर सकते हैं। तो जो हमारे पास अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल होगी वो इक्वल निकलेगी, इसी फार्मूला को यूज करते हैं, दैट इज द स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल, वेयर स्मॉल एल वंस अगेन क्लियर कर रहा हूं बैलेंसिंग लेंथ होगी इनटू द, आप इसे ड्राइविंग सेल भी कह सकते हो, इसे पोटेंशियल डिवाइडर भी बोल सकते हैं। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, हम दो सेल्स की ईएमएफ के दरमियान कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे, सेल नंबर 1 लगाते हैं तो ये L1 ओवर L इंटू ई हो जाएगा, सेल नंबर 2 के लिए L2 ओवर L इंटू ई हो जाएगा। कैपिटल ई और कैपिटल एल चेंज नहीं होने वाले, दैट्स वाई सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर निकलेगा EMF of the cell number 1 divided by the EMF of a cell number 2 is equal to the balancing length of the cell number 1 to the balancing length of cell number 2। तो डेट्स से यहाँ से बहुत क्लियर है कि इक्विलिटी की दोनों साइड के रिलेशन जो है वो एक जैसे होते हैं। मतलब अगर L1 की वैल्यूज L2 से लार्जर होगी तो इसका मतलब है E1 की वैल्यूज भी E2 से क्या हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी। इसका फोर्थ यूज है कि हम इससे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल भी मेजर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट ईयर्स के अंदर एमडी कैट के पेपर्स में इस चैप्टर में से किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। जैसे हमारे पास पास्ट पेपर्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय 220 वोल्ट मेन सप्लाई विच प्रोवाइड्स अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर टू अ एलईडी। देखिए यहां पर कंफ्यूज स्टूडेंट होना है कि आप एनर्जी मेजर करेंगे, एनर्जी मेजर नहीं करनी, कहा गया रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। जिस रेट से एनर्जी ट्रांसफर की जा रही होती है उसे आप पावर बोलते हो, बिकॉज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम जो होगा दैट इज इक्वल टू द पावर। तो एक्चुअली हमें पावर कैलकुलेट करनी है और पावर का फॉर्मूला आप सबको पता है, आई इंटू वी होगा। आई की वैल्यूज क्या है, दैट इज हमारे पास गिवन है, आई की वैल्यूज 0.1 एम्पियर, पोटेंशियल की वैल्यूज क्या है, दिस वन इज 220 वोल्ट, ये जीरो इस डेसिमल से खत्म हो जाएगा तो डेट्स वाई 22 वॉट इसका आंसर होगा। और 22 वॉट कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, डेट इज बीटा। एक बात याद रखिएगा, आपसे रेट एट विच द एनर्जी ट्रांसफर्ड का वर्ड था, डेट लीड कर रहा है कि आपने पावर बतानी है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉर्च इज रेटेड 2.2 वोल्ट, ये उसकी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज दी गई, 0.25 एम्पियर ये उसका करंट है। कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द बल्ब इन 1 सेकेंड, आपने 1 सेकंड में जितना चार्ज पास कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो पहली कैलकुलेशन आपके पास चार्ज की होगी, एंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द पैसेज ऑफ ईच कूलम ऑफ द चार्ज। तो अगली बात हमने क्या कैलकुलेट करनी है, एनर्जी नहीं, एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द पैसेज ऑफ ईच कूलम ऑफ चार्ज। ये क्या है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था आप इस चैप्टर में या किसी भी एमडी कैट के पेपर्स की तैयारी करते हुए आपने डेफिनेशन पर भी फोकस करना होगा। इस चैप्टर के अंदर ईएमएफ की डेफिनेशन क्या थी, दैट इज द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज। तो दैट्स व्हाई एक्चुअली ये हमारे पास ईएमएफ ही की वैल्यूज मेजर करने के लिए आपसे कहा गया और ईएमएफ की वैल्यूज आपको दे दी गई, दैट इज द 2.2 वोल्ट। तो ये आपको वाज़े तौर पर लीड कर रहा होगा कौन सी ऑप्शन ठीक है। हमने सेकंड पैरामीटर पर ये कैलकुलेशन करनी थी, पहला पैरामीटर चार्ज का है, तो आप देखेंगे सेकंड पैरामीटर में 0.55 जूल, 2.2 वोल्ट, 2.2 जूल और 0.55 जूल। कैलकुलेशन के बगैर हमें पता लगता है कि हमारे पास ऑप्शन नंबर चार्ली ठीक है, क्योंकि हमारे पास ईएमएफ की वैल्यूज 2.2 वोल्ट होगी और 2.2 वोल्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमें मिल रही है। एक बात और याद रखिएगा, देखिए ऐसे भी हो सकता है कि यहां पर आपसे चार्ज भी कैलकुलेट करवाया जा सकता है। तो चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, डेट इज आई टी, आई की वैल्यूज क्या है 0.25 और टाइम कितना है, डेट इज 1 सेकेंड, तो डेट इज 0.25 कूलम्स। तो डेट्स व्हाई इसके अकॉर्डिंगली भी हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, डेट इज चार्ली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 60 वॉट पावर है, बल्ब इन 2 मिनट्स, ये टाइम दिया गया, आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होगा दैट इज अ पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। मैकेनिक्स में भी ये आप पढ़ते आ रहे हैं, पावर कितनी है 60,
टाइम की वैल्यूज लगा दें, डेट इज 2 मिनट्स। एक्चुअली हमें ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा, डेट्स 60 मल्टीप्लाई बाय 120, मैं इसे सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये आंसर जो है अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 60 का ये जीरो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1200 हो गए। अब 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 600, ये सेकंड जीरो, 6 2 12, एक बाकी बचा, 6 1 6, और जो एक हो गया वो 7200 वॉट आ गया। आप इस 7200 वॉट को 7.2 किलो वॉट भी लिख सकते हैं। तो डेट्स वाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इस वक्त 7.2 किलो वॉट, और 7.2 किलो वॉट इस वक्त हमारे पास ऑप्शन होगी यहां पर ए, यहां पर हमारे पास वॉट है, डेट्स वाई करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। डियर स्टूडेंट, दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडे लेक्चर। आप इन फार्मूलाज की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सके। अल्लाह करीम आपको बहुत सारी आसानियां नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज।